हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका ये सेट नंबर रहेगा 6। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार के जो प्रमुख कह रहा है कौन होता है, ये होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 वर्ष से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के यानी कि राज्यसभा के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके अधीन होती है, तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए 50। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, तो ये लोकसभा के सामान्यतः सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सामान्यतः लेकिन होता है लोकसभा के, और ये राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। जो अनुच्छेद 75 है ये प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम रह सकता है 6 माह तक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से होती है लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 257 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ के पद के निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, जो कार्यपालिका है ये विधायिका के अधीन कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने, तो ये हो जाएंगे कैलाश नाथ काटजू। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने, तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री RK षणमुखम सेठी थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था, तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन से नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ, तो ये थे चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। जो श्वेत पत्र है ये भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था, तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पे आधारित था।
संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन था ये किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के में अंतर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। पहले मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। दोनों छोटा कर लेते हैं इसलिए सही रहेगा। दोनों में क्या अंतर है देखेंगे अब हम लोग। इधर दिया गया है मंत्रिपरिषद और इधर दिया गया है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में पहला देखेंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है और मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ये जोड़ा गया है जो कि संविधान के मूल पाठ में मंत्रिमंडल नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। वहीं पे यह हो जाएगा कि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा हो जाएगा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और इसमें हो जाएगा कि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। और नीचे है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो चलिए देखेंगे। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला इसमें हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, दूसरा हो जाएंगे भारत के महाधिवक्ता और तीसरा कहेगा तो भारत के अपर महाधिवक्ता। ये भारत के 3 विधि अधिकारी हैं जो कि पहला पे हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी, दूसरा पे भारत का महाधिवक्ता, तीसरा पे भारत के अपर महाधिवक्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो ये थे MC शीतलवाड़। भारत का प्रथम महान्यायवादी हो जाएंगे MC शीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये देते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपा गया है उसे देखेंगे। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। उसके बाद हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा में हो जाएगा सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। फिर से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन सा कार्य सौंपा गया है। एक बार फिर से देखते हैं। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा हो जाएगा सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करेगा? तो यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न के अनुसार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 के 4 में है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है।
भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी का अधीनस्थ ये होता है सॉलिसिटर जनरल। आगे देखेंगे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। जो महान्यायवादी के पद है ये संवैधानिक है, लेकिन महाधिवक्ता के जो पद है ये संवैधानिक न होकर मात्र ये वैधानिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये थे वीर नरहरि राव। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं और ये सभी अपडेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये अपडेट है, ये नहीं कि पुराना है, ये बुक ही अपडेट है। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। आगे देखेंगे संसद की लोक सेवा समिति की बैठक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1976। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो ये भारत के संचित निधि पे आधारित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 में क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है पद मुक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। 149 में क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, इसका उल्लेख अनुच्छेद 150 में है, 149 में है। 150 में क्या है? संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह है। आगे बढ़ते हैं, 151 में क्या है? अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, इसका उल्लेख 151 में है। आगे बढ़ेंगे, नीचे कुछ दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। नीचे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद जो है धारण नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे संसद के बारे में। अब हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के कहेगा तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है
भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, यानी कितना दिन, तो 60 दिन। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान के चौथी अनुसूची में किस प्रकार की प्रावधान है? तो इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, यानी राज्यसभा के जो सीट है उसके आवंटन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 105। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के कितना संख्या होता है? तो ये होता है 1/10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो है अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद हो जाएगा 253। फिर से देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जैसे कि लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा वर्ष 2026 तक। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? तो ये 31वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। फिर से देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये 31 यानी कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो ये प्रयत्न अनुदान का। किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो प्रत्ययानुदान का। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे संसद से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि संसद से जितना अनुच्छेद संबंधित है उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 79 में क्या है? तो संसद का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 हो जाएगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में है संसद के सदनों की अवधि। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 में क्या है? तो संसद के सत्र वासन एवं विघटन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 86 में क्या है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण। 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों और मान्यवादी के अधिकार। 89 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 में है राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्ति, त्याग पत्र तथा पद से हटाए जाना का प्राधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 91 में किसका उल्लेख किया गया है? तो सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 में है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन।
94 में किसका उल्लेख किया गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्याग पत्र तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 95 में क्या है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इसका उल्लेख अनुच्छेद 97 में है। 98 में क्या है? तो संसद का सचिवालय, इसका उल्लेख 98 में है। 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। 101 में क्या है? तो स्थानों का रिक्त होना। 102 में है संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं। 103 में है सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में क्या है? तो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्वहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। आगे देखेंगे, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, देख लेते हैं। यहाँ है कि भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कितने? तो 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। आगे देखेंगे, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद कहेगा तो महाराष्ट्र में है, और कितना? तो 48 है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा लद्दाख, और ये क्षेत्रफल के अनुसार है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के कह रहा है, तो ये हो जाएगा उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के जो पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। भारत की संचित निधि पर भरित व्यय के बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ये सभी जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सभी भारत के संचित निधि पर आधारित है। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, ये सभी संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है।
यदि लोकसभा के सभी सदस्य जो है बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। आगे है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने शर्त बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ दिलाना है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कहेगा तो भर्तृहरि महताब हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं अपने निर्णायक मत का प्रयोग किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर जो मत हो जाता है तब उस स्थिति में ये अपना मत का प्रयोग करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे जीबी मावलंकर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके वो किसे पेश करती है? तो ये संसद के पटल पर रखती है यानी कि पेश करती है। आगे देखेंगे, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष के होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं। इसके 3 जो मुख्य द्वार कितने हैं? तो 3 मुख्य द्वार हैं और ये हो जाएगा ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था जो है 1272 सीट है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया गया है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है परंतु प्रत्येक जो धन विधेयक है ये वित्त विधेयक होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में टोटल 25 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है ये मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त और इनका कार्यकाल 1980 से 86 था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। कार्यकाल इनका 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जीबी मावलंकर।
वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के सचिवालय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है ये सर्वोच्च है। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे हो जाएगा, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो ये भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो ये निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। जो लेखा अनुदान है ये संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं पड़ती है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा का अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे जो है राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। किसे? तो साधारण विधेयक को। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रति प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे ये सभी साधारण विधेयक के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसमें विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तब। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। ये सभी जो कथन था यानी पॉइंट था ये सभी साधारण विधेयक के बारे में था। अब हम लोग देखेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति की संस्तुति लेना पड़ता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन।
इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई जो प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। इसे जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनः विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। आगे देखेंगे, एक नीचे दिया गया पॉइंट है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ये नहीं बुलाई जाती है। केवल संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक के बारे में बुलाया जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।